नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि इंडियन स्टील एसोसिएशन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 10:15 बजे सीएम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 10:15 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और बता दें, एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनऊ के ताज होटल में पूरे कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए जाएंगे। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इंडियन स्टील एसोसिएशन का ये कार्यक्रम है, जिसमें 10:15 पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए जाएंगे। और ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 10:15 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे शामिल होने के लिए, जो कि लखनऊ के ताज होटल में आयोजित की गई है। सुबह 10:15 बजे सीएम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ के ताज होटल जाएंगे। वहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 10:15 बजे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा है। 3 दिवसीय दौरा पर आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग आवास जाएंगे रक्षा मंत्री। 16 सितंबर को बन रहे पुल का करेंगे अवलोकन और गोमती नगर स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बता दें कि 6 बजे का वक्त है जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से कालिदास मार्ग आवास पर जाएंगे रक्षा मंत्री। और ऐसे में यहाँ पे कई ऐसे कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे। 16 सितंबर को बन रहे पुल का अवलोकन करेंगे यहाँ पे रक्षा मंत्री। गोमती नगर स्टेशन के विकास कार्यों की भी उनकी तरफ से जायजा लिया जाएगा। तो ऐसे में 3 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है केंद्रीय रक्षा मंत्री का। और राजनाथ सिंह आज शाम 6 बजे जो है यहाँ पे लखनऊ पहुंचेंगे और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे। बता दें कि कालिदास मार्ग पर भी वो अपने आवास पे जाएंगे। और ऐसे में ये 3 दिवसीय दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण है। बता दें शाम 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित की गई है। सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित की है। एएसपी और सीओ का होगा ट्रांसफर। इंस्पेक्टर होंगे सस्पेंड। हापुड़ के डीएम और एसपी का नहीं होगा ट्रांसफर। तो देखिए, जिसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिन मांगों को आगे रखा जा रहा था, अब वो मांगे पूरी हो चुकी है। अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। एएसपी और सीओ को ट्रांसफर किया जाएगा और इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। हापुड़ के डीएम और एसपी का नहीं होगा कोई ट्रांसफर। आंदोलन के दौरान वकीलों पर लगे मुकदमे भी वापस लेगी सरकार। तो कई ऐसी चीजें थे जिनको लेकर लगातार एडवोकेट जो थे वो धरने पर बैठे हुए थे। और ऐसे में जो उनकी मांगे थे अब वो मान ली गई है और इसलिए धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी थी। कार्य पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया था। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी भी गठित की गई है, जो उनकी तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही थी। सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी गठित की गई है और इसमें कहा गया था कि जो भी इसमें पुलिस अफसर है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देखिए, एसपी और सीओ का ट्रांसफर हो चुका है। इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। हापुड़ के डीएम और एसपी का ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया गया है। आंदोलन के दौरान जो भी वकीलों पे मुकदमे दर्ज थे, अब उनको सरकार वापस लेगी। तो तमाम मांगे मान ली गई है और ये प्रदर्शन खत्म हो चुका है।
और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली है करवट। तेज हवाओं के साथ हुई है बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह सवेरे से ही बारिश हो रही है और ऐसे में तेज बारिश हो रही है। बता दें कि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है। सुबह से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और दूसरी ओर बता दें कि गर्मी लगातार पड़ रही थी जिसके कारण लोग काफी उमस के साथ जी रहे थे, लेकिन अब बारिश के कारण अब लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल चुकी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे छत्तीसगढ़। परिवर्तन यात्रा का जेपी नड्डा आज करेंगे शुभारंभ। तो छत्तीसगढ़ में आज जेपी नड्डा हुंकार भरने वाले हैं। पिछले दिनों यहां पे खुद पीएम मोदी पहुंचे थे। अब देखिए एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री का दौरा हो या फिर ऐसे नेता का दौरा हो जो कि पूरी कमान उनको दी गई है चुनाव को लेकर। अब जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में जाने वाले हैं। चुनावी हुंकार उनकी तरफ से भरा जाएगा। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी वो यहाँ से करने वाले। इससे पहले भी जेपी नड्डा ने कई यात्रा की है, कई यात्रा की शुरुआत की है। जो राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, इससे पहले अमित शाह भी पहुंचे थे और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उन्होंने बस्तर से की थी। अब जेपी नड्डा की बारी है। जेपी नड्डा पहुंच रहेंगे और संबोधित भी करेंगे वो जनसभा को। फिलहाल जानकारी यही है कि परिवर्तन यात्रा का जेपी नड्डा आज से शुभारंभ करने वाले हैं। और दुमका जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय काम करते आ रहे भारतीय हॉस्पिटल के डायरेक्टर संदीप कुमार से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ जिला शुरू से ही माना जा रहा है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी आर्थिक रूप से काफी दयनीय है। यहाँ के लोगों को प्राथमिक उपचार करने के लिए भी पहले जिला से दूर सफर करना होता था, लेकिन सरकार का भी बहुत ही सराहनीय प्रयास है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयास किए हैं। इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं दुमका जिला में, जहां पर एक भारतीय हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और इस हॉस्पिटल के जो संचालक है संदीप कुमार रक्षित जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक अस्पताल तक पहुंच रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर किस तरह का समस्या हेल्थ से रिलेटेड लोगों के पास है। संदीप जी, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भारतीय हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय हॉस्पिटल लगातार सेवा दे रहा है। अभी वर्तमान समय में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक अस्पताल तक पहुंच रहे हैं? अभी लूज मोशन है, उल्टी है, पेट में दर्द है, इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। वायरल फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, टाइफाइड के पेशेंट आ रहे हैं, इस तरह के पेशेंट यहाँ आ रहे हैं। प्लस रोड एक्सीडेंट वाला केस भी आ रहे हैं। क्योंकि सर ये भारतीय हॉस्पिटल एक लंबे समय से दुमका जिला में सेवा दे रहा है और कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रकार का समस्या होता है, इस अस्पताल तक अगर वो पहुंचता है तो यहाँ पर कुशल चिकित्सकों के देखरेख में उसे स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। सर एक सवाल आपसे और जरूर हम पूछेंगे, क्योंकि मेडिकल के प्रोफेशन में लगातार देखा जा रहा है कि कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। मेडिकल का प्रोफेशन, डॉक्टर का एक पद जो होता है सेवा का पद होता है और कहीं ना कहीं डॉक्टर को सेकंड गॉड भी कहा जाता है। ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो अपना हॉस्पिटल में सेवा की भावना से काम करते हैं और कम से कम पैसे में सबसे अच्छा सुविधा प्रदान करते हैं। बाकी लोग अकोमोडेशन का जहाँ तक सवाल है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं। हम लोग पूरा सेवा की भावना से काम करते हैं और सेवा देते भी हैं। गरीब लोग का भी स्पेशल केयर रखते हैं, अमीर लोग का भी स्पेशल केयर है। पैसा कोई फैक्टर नहीं है। हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं, हम सेवा दें। क्योंकि दुमका में पूर्व से सेवा की व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं था और एक माने अंदर से एक आत्मा की आवाज़ आई थी कि नहीं, दुमका में हम सेवा की भावना से एक हॉस्पिटल देंगे। उसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से आगे भी कार्य करते रहेंगे।
सर, हमारे जो भी व्यूवर्स हैं और इस जो लोग खबर को देखेंगे, अगर वो यहाँ पर दुमका में आकर के भारती हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ का थोड़ा सा एड्रेस आप बता दें। भारती हॉस्पिटल दुमका के सीप पहाड़ चौक गिदनी पहाड़ी रोड में अवस्थित है। गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो भारती हॉस्पिटल का मैप से आप आ सकते हैं। निश्चित तौर पर ये थे संदीप कुमार रक्षित जी, जो कि भारती हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और इनका कहना है कि जो भी सुदूरवर्ती इलाके के लोग हैं उनको एक संदेश है इनका कि आपको किसी भी प्रकार का अगर हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सीएचसी केंद्र पर जाएं, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहां पर किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप जिला स्तर पर आएंगे, भारती हॉस्पिटल में आएंगे, यहाँ भी आपको कुशल चिकित्सकों के देखरेख में बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। मैं दीनदयाल तिवारी, दुमका से। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया और श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये बहुत बड़ा सदमा है, ये बर्बादी बहुत वक्त से चलती आ रही है, मुझे इसका अंत नहीं दिखता है। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से आता है। तो मैं समझ बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सदमा है इस खानदान को और हमारे मुल्क को। आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं, एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं, और ये जवान डीएसपी ये भी शहीद हो गए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। न तो मैं इंटेलिजेंस में हूँ, न मैं हुकूमत में हूँ, न मैं ये इसका जवाब दे सकता हूँ वो आते कहाँ से हैं। मैं आ तो रहे हैं और फुली ट्रेंड आ रहे हैं। आज वो बात रहेगी नहीं। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या आप ट्रेंड है, अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता। समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है, और रोज हमें इसका सामना करना पड़ता है। हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग मर रहे हैं, और फिर इसका खमियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है जब वहाँ पे उन पर जुल्म किया जाता है कि आए कहाँ से, किधर से आए, क्या किया, हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अनंतनाग एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। आप सांसद ने कहा कि जब एक तरफ शहीदों का जनाजा उठ रहा था तब मोदी का नारा लगाकर G20 का सेलिब्रेशन मनाया गया। ये प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास सेना के लिए संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं है। पूरे देश को अपने इन महान वीर सपूतों के ऊपर गर्व है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर धिक्कार है कि जिस तरीके से कल जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे। जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, सेना उनको सलामी दे रही थी। एक पिता नम आंखों से अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहा था। लोग चीख रहे थे, मातम मना रहे थे। उस वक्त मोदी के नारे लगाकर G20 का जश्न मनाया जा रहा था। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अपने सेना के अधिकारियों के प्रति आप
संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं पाते। आपने दावा किया था इस देश में आतंकवादियों का खात्मा होगा। आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को आप समाप्त करेंगे। कभी पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी 4 अगस्त को हमारे जवानों के टेंट पे हमला होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर है। उन्होंने सागर के बिना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। रिफाइनरी से 3 किलोमीटर दूर हड़कल खाती गांव में सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इसी बुंदेलखंड में कांग्रेस ने लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरसा कर रखा है। आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है, हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। इससे यहां नई नई इंडस्ट्री आएगी, यहां के किसानों, यहां के छोटे उद्यमियों को। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। अनुराग ठाकुर ने राजस्थान सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी राज्यों को भ्रष्टाचार से मुक्त कर राम राज्य स्थापित करेगी। मोदी सरकार में हमने लगातार कहा, सबका साथ, सबका साथ। जब 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। और हमने कभी ये नहीं कहा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। हमने कहा सबका साथ, सबका साथ, सबको एक नजर से देखकर सबका विकास किया है। और जब अब राजस्थान में हम आएंगे, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, महिला अपराध मुक्त करेंगे, खनन माफिया मुक्त करेंगे, पेपर लीक मुक्त करेंगे, जंगल राज मुक्त करेंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। और रतलाम में प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर अपने 2800 के पे ग्रेड को लेकर नए नए तरीके अपना रही है, तो वहीं पटवारी ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विशाल रैली निकाली है। बता दें कि पटवारी ने रतलाम में
गुलाब चक्र लौटने का कार्यक्रम भी रखा है, जिसके बाद पटवारी माता जी के दरबार में पहुंचे और माता के दरबार में अर्जी लगाई। तो वहीं पटवारी का कहना है कि जब सरकार नहीं सुने तो हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए, जिससे ईश्वर हमारी सहायता कर सके और सरकार हम लोगों के बारे में सोचने को मजबूर हो सके। लातेहार जिले के महुआ डांड प्रखंड कार्यालय के सभागार में दिल्ली की नीति आयोग टीम ने आकांक्षी कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित की। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग की अधिकारी साक्षी ने की है। बता दें कि बैठक में जनप्रतिनिधियों से नीति आयोग के अधिकारियों ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं मौके पर जिला के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। बीकानेर के जैन सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के खिलाड़ियों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि खिलाड़ियों ने बताया कि स्कूल में पर्याप्त कोच नहीं है और खेल मैदान भी खराब पड़ा, जिसके कारण खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही खिलाड़ियों ने आगे बताया है कि उन्हें डाइट में मात्र 100 रुपए दिए जाते हैं, जिससे खिलाड़ियों का डाइट पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।